एक दिन मुझे सैन फ्रांसिस्को की गैरिसन में तैनात एक प्राइवेट सैनिक, जिसका नाम ग्रेटमार था, का लेटर मिला। मैं उसे थोड़ा बहुत जानता था। यह जान पहचान उसकी कुछ कहानियों में दिलचस्पी की वजह से हुई थी, जिन्हें मैंने पब्लिश किया था और जिन्हें वह एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टडीज कहता था। वह सपनों में खोया रहने वाला रोमांटिक नफासत पसंद लड़का था, टाइगर लिली की तरह घमंडी और ब्लूबेल की तरह सेंसिटिव। किस पागलपन की वजह से वह आर्मी में शामिल हुआ, यह मुझे कभी नहीं पता चला, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ वह बहुत ही अजीब था और मैंने पहले ही देख लिया था कि उसका बदतमीज और बुरा माहौल उसे समय के साथ भगोड़ा या सुसाइड करने वाला या कातिल बना देगा। पहले तो वह लेटर निराशा का एक बेकाबू रूप लगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि मेरे पास पहुंचने से पहले ही इसका लिखने वाला अपने ही हाथों मर जाएगा। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे उसका मतलब समझ आया और एहसास हुआ कि उसमें कितनी शांत सोच के साथ एक साजिश बताई गई थी और उसका मकसद कितना भयानक था। सबसे बुरी बात यह थी कि एक ऑफिसर, जिसका उसने नाम लिया था, ने उसे यह काम करने के लिए मजबूर किया था और वह सिर्फ इसलिए सुसाइड कर रहा था ताकि अपने दुश्मन से बदला लेने की ताकत हासिल कर सके। मुझे बाद में पता चला कि उस ऑफिसर को भी ऐसा ही एक लेटर मिला था। यह इतना हैरान करने वाला था कि मैं उस युवक की विचित्रताओं पर विचार करने बैठ गया। वह हमेशा कुछ अजीब लगता था और यदि मैं अधिक सहानुभूतिपूर्ण साबित होता तो निस्संदेह वह आगे बढ़ता और मुझे कुछ समस्याओं के बारे में बताता, जिनका वह इस जीवन से परे समाधान करने का दावा करता था। एक बात जो उसने कही थी, वह स्पष्ट रूप से वापस आ गई। यदि मैं जीवन के उस विशुद्ध रूप से सकल और पशु प्रेम पर काबू पा सकूं जो हम सभी को मृत्यु से दूर रखता है, तो मैं खुद को मार डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शरीर से ज्यादा आत्मा में कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता हूं। आत्महत्या का तरीका चौंकाने वाला था और यही इस विचित्र चरित्र से उम्मीद की जा सकती थी। स्पष्ट रूप से अंतिम संस्कार की हलचल को तुच्छ समझते हुए वह सैन्य आरक्षण के पास एक छोटी सी घाटी में गया और खुद को डायनामाइट से लाखों टुकड़ों में उड़ा दिया, ताकि उसके शरीर से जो कुछ भी मिला वह मांस और हड्डियों के कुछ छोटे कण मात्र थे। यह एक मरे हुए आदमी की ताकत और जिंदा लोगों को परेशान करने के उसके इरादे का एक शानदार टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने लेटर का यही मतलब निकाला था। जिस ऑफिसर को इस तरह सजा मिलनी थी, वह एक बूढ़ा आदमी था, छोटे कद का, गुस्से वाला, रौबदार और चिड़चिड़ा। आम तौर पर वह ज्यादातर आदमियों के साथ एक तरह से अच्छा था, लेकिन वह बहुत बुरा और मतलबी था और इसी वजह से वह जवान ग्रेटमार के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था, जिसे वह समझ नहीं पाता था, और उस चंचल जवान आदमी का हौसला तोड़ने की उसकी कोशिशें भी। सुसाइड के कुछ समय बाद ही ऑफिसर के बर्ताव में कुछ बदलाव मेरी चौकस नजर में आ गए। उसका गुस्सा, हालांकि कभी कभी ही सही, उसमें एक ऐसी क्वालिटी आ गई थी जिसमें बुढ़ापे के कुछ लक्षण थे, और फिर भी वह अभी भी अपने पूरे यौवन पर था और एक ठीक ठाक आदमी लगता था। वह बैचलर था और हमेशा अकेला रहता था, लेकिन जल्द ही वह रात में अकेलेपन से बचने लगा और दिन के उजाले में अकेलेपन को अपनाने लगा। उसके भाई फिसर उसे चिढ़ाते थे और इस पर वह कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती और बेवकूफी भरे अंदाज में हंसता था, जो उसके साथ आम तौर पर हंसने के तरीके से बिल्कुल अलग था, और कभी कभी इन मौकों पर इतना जोर से शर्मा जाता था कि उसका चेहरा लगभग बैंगनी हो जाता था। उसकी सैनिक जैसी चौकसी और सख्ती कभी कभी हैरानी की बात है कि कम हो जाती थी और कभी कभी बेवजह की कड़वाहट में बदल जाती थी। इस मामले में उसका बर्ताव एक शराबी आदमी जैसा लगता था जिसे पता होता है कि वह नशे में है और जो कभी कभी होश में दिखने की हिम्मत करता है। ये सभी बातें और भी बहुत कुछ जो किसी मानसिक तनाव या किसी भयानक डर या शायद इन दोनों से भी बदतर कुछ का इशारा कर रही थीं,
कुछ हद तक मैंने और कुछ हद तक एक समझदार ऑफिसर ने देखी, जिसकी निगरानी मैंने उस आदमी पर की हुई थी। खास तौर पर उस बीमार आदमी को अक्सर अचानक और घबराकर चौंकते, जल्दी से इधर-उधर देखते और कोई बेवकूफी भरा एक ही शब्द का जवाब देते देखा गया। ऐसा लगता था कि किसी ऐसे सवाल का जो किसी दिखने वाले ने नहीं पूछा था। हाल ही में उसे बुरे सपने आने का भी नाम मिला, क्योंकि आधी रात को वह बहुत डरावने तरीके से चीखता था, जिससे उसके रूममेट्स बहुत ज्यादा डर जाते थे। इन हमलों के बाद वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाता, उसका लाल चेहरा रंगहीन हो जाता, उसकी आंखें चमकदार और चमकीली हो जाती, उसकी सांसें हांफने लगतीं और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा होता। इन घटनाओं और बदलावों की जानकारी पूरी गैरिसन में फैल गई, लेकिन जिन कुछ ज्यादातर औरतों ने हमदर्दी दिखाने या कोई टॉनिक बताने की हिम्मत की, उन्हें इतनी बुरी तरह से बुरा-भला कहा गया कि उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वे उसके शब्दों की बौछार से जिंदा बच निकले। यहाँ तक कि गैरिसन सर्जन, जिसका व्यवहार अच्छा था, और कमांडिंग जनरल, जो शान से और प्रभावशाली तरीके से बना था, को भी उनकी परवाह के लिए ज्यादा शुक्रिया नहीं मिला। साफ था कि वह बहादुर बूढ़ा ऑफिसर, जिसने 2 युद्धों और 100 लड़ाइयों में बुलडॉग की तरह लड़ाई लड़ी थी, किसी ऐसी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था जिसका पता नहीं चल पाया था। सुसाइड के कुछ समय बाद ही ऑफिसर के बर्ताव में कुछ बदलाव मेरी चौकस नजर में आ गए। उसका गुस्सा, हालांकि कभी-कभी ही सही, उसमें एक ऐसी क्वालिटी आ गई थी जिसमें बुढ़ापे के कुछ लक्षण थे, और फिर भी वह अभी भी अपने पूरे यौवन पर था और एक ठीक-ठाक आदमी लगता था। वह बैचलर था और हमेशा अकेला रहता था, लेकिन जल्द ही वह रात में अकेलेपन से बचने लगा और दिन के उजाले में अकेलेपन को अपनाने लगा। उसके भाई फिसर उसे चिढ़ाते थे और इस पर वह कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती और बेवकूफी भरे अंदाज में हंसता था, जो उसके साथ आम तौर पर हंसने के तरीके से बिल्कुल अलग था, और कभी-कभी इन मौकों पर इतना जोर से शर्मा जाता था कि उसका चेहरा लगभग बैंगनी हो जाता था। उसकी सैनिक जैसी चौकसी और सख्ती कभी-कभी हैरानी की बात है कि कम हो जाती थी और कभी-कभी बेवजह की कड़वाहट में बदल जाती थी। इस मामले में उसका बर्ताव एक शराबी आदमी जैसा लगता था जिसे पता होता है कि वह नशे में है और जो कभी-कभी होश में दिखने की हिम्मत करता है। ये सभी बातें और भी बहुत कुछ जो किसी मानसिक तनाव या किसी भयानक डर या शायद इन दोनों से भी बदतर कुछ का इशारा कर रही थीं। कुछ हद तक मैंने और कुछ हद तक एक समझदार ऑफिसर ने देखी, जिसकी निगरानी मैंने उस आदमी पर की हुई थी। खास तौर पर उस बीमार आदमी को अक्सर अचानक और घबराकर चौंकते, जल्दी से इधर-उधर देखते और कोई बेवकूफी भरा एक ही शब्द का जवाब देते देखा गया। ऐसा लगता था कि किसी ऐसे सवाल का जो किसी दिखने वाले ने नहीं पूछा था। हाल ही में उसे बुरे सपने आने का भी नाम मिला, क्योंकि आधी रात को वह बहुत डरावने तरीके से चीखता था, जिससे उसके रूममेट्स बहुत ज्यादा डर जाते थे। इन हमलों के बाद वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाता, उसका लाल चेहरा बेरंग हो जाता, उसकी आंखें शीशे जैसी और चमकती हुई, उसकी सांसें हांफने से टूट जातीं और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा होता। इन डेवलपमेंट और बदलावों की जानकारी पूरी गैरिसन में फैल गई, लेकिन जिन कुछ ज्यादातर औरतों ने हमदर्दी दिखाने या कोई टॉनिक बताने की हिम्मत की, उन्हें इतनी बुरी तरह से बुरा-भला कहा गया कि वे भगवान को धन्यवाद देने लगीं कि वे उसके शब्दों की बौछार से जिंदा बच निकलीं। यहाँ तक कि गैरिसन सर्जन, जिसका व्यवहार अच्छा था, और कमांडिंग जनरल, जो शान से और प्रभावशाली तरीके से बना था, को भी उनकी परवाह के लिए ज्यादा शुक्रिया नहीं मिला। साफ था कि वह बहादुर बूढ़ा ऑफिसर, जिसने 2 युद्धों और 100 लड़ाइयों में बुलडॉग की तरह लड़ाई लड़ी थी, किसी ऐसी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था जिसका पता नहीं चल पाया था। अगली अनोखी बात जो उसने की, वह यह थी कि एक शाम, इतने चुपके से नहीं कि मेरी नजर से बच जाए,
एक स्पिरिट मीडियम से मिलने गया। अनोखी बात, क्योंकि वह हमेशा स्पिरिट कम्युनिकेशन के विचार का मजाक उड़ाता था। मैंने उसे मीडियम के कमरों से निकलते हुए देखा। उसका चेहरा बैंगनी था, उसकी आंखें उभरी हुई और डरी हुई थीं, और वह लड़खड़ा रहा था। एक पुलिसवाला उसकी परेशानी देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। इस पर सिपाही ने भारी आवाज में कहा, एक हैक को बुलाओ। वह उसमें गिर गया और अपने क्वार्टर तक ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी से मीडियम के कमरे में गया और उसे फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। जल्द ही मेरी मदद से उसे होश आ गया, लेकिन उसकी होश की हालत दूसरी हालत से भी ज्यादा डरावनी थी। पहले तो उसने मुझे डर से देखा और चिल्लाई, तुम्हारा उसे इस तरह परेशान करना बहुत बुरा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं। ओह, मुझे लगा कि तुम स्पिरिट हो, मेरा मतलब मैं हूँ, लेकिन वह ठीक वहीं खड़ा था जहां तुम हो, उसने कहा। मुझे लगता है हाँ, मैंने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन आप देख सकती हैं कि मैं उस जवान आदमी की आत्मा नहीं हूँ। हालांकि मैं इस पूरे मामले से वाकिफ हूँ, मैडम, और अगर मैं इस मामले में कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बताएं। मुझे पता है कि हमारे दोस्त को एक आत्मा परेशान कर रही है जो अक्सर उससे मिलने आती है, और मुझे यकीन है कि आपके जरिए उसने उसे बता दिया होगा कि अंत दूर नहीं है और हमारे बुजुर्ग दोस्त की मौत कोई भयानक रूप ले लेगी। क्या मैं इस दुखद घटना को टालने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास एक दिलचस्प काम था। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई ऐसी हत्या में शामिल हो। मैं एक अस्तबल में भागा, एक तेज घोड़ा लिया, उस पर चढ़ा और तेजी से रिजर्वेशन की ओर भागा। घोड़ा अपनी तेज शुरुआत के साथ बहुत दूर निकल गया था, लेकिन मेरा घोड़ा फुर्तीला था और उसके पैरों में मेरी उत्सुकता की चुभन महसूस हो रही थी। कुछ मील तक इस तेज पीछा करने के बाद मैं घोड़े के पास पहुंचा, ठीक उसी समय जब वह रिजर्वेशन के पास एक अंधेरी खाई को पार कर रहा था। जैसे जैसे मैं पास आया, मैंने सोचा कि घोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और एक भागती हुई परछाई उससे बचकर खाई की पेड़ों से घिरी दूसरी दीवार में चली गई है। हिलने के मामले में मैं निश्चित रूप से गलत नहीं था, क्योंकि इसने ड्राइवर का ध्यान खींचा था। मैंने उसे मुड़ते देखा, उसके एक्शन में डर का भाव था, और फिर उसने लगाम जोर से खींचते हुए गाड़ी रोक दी। इसी समय मैं तेजी से दौड़ा और रुक गया। कुछ बात है? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने उतरते हुए जवाब दिया। मुझे गाड़ी हिलती हुई महसूस हुई और मैंने देखा कि दरवाजा पूरी तरह खुला है। लगता है मेरे लोडर को लगा कि वह इतना होश में आ गया है कि बाहर निकलकर चल सकता है बिना मुझे या अपनी जेब को परेशान किए। इस बीच मैं भी उतर गया था, फिर एक माचिस जलाई और उसकी रोशनी में हमने खुले दरवाजे से देखा। लोड हैक के फर्श पर उलझन में पड़ा था, चेहरा ऊपर की ओर, उसकी ठुड्डी दूसरे दरवाजे से टिकी होने की वजह से उसकी छाती से दबी हुई थी, और वह पूरी तरह से भद्दा, बेढंगा और एक सैनिक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब हमने आवाज दी तो वह न तो हिला और न ही बोला। हम जल्दी से अंदर गए और उसे सीट पर उठाया, लेकिन उसका सिर बहुत ढीलेपन और आजादी से घूम रहा था, और एक और माचिस ने एक भयानक मरा हुआ चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें दिखाईं जो डरावनी तरह से कुछ नहीं देख रही थीं। बेहतर होगा कि तुम बॉडी को हेडक्वार्टर ले जाओ, मैंने कहा। पीछे जाने के बजाय मैं शहर वापस भागा, अपने घोड़े को घर में रखा और सीधे बिस्तर पर चला गया, और यह पहली जानकारी साबित होगी कि मैं घोड़े पर सवार रहस्यमय आदमी था जिसे कोरोनर कभी नहीं ढूंढ सका। लगभग 1 साल बाद मुझे स्टॉकहोम, स्वीडन से यह लेटर मिला, जो ठीक ठाक इंग्लिश में था। प्रिय सर, कुछ सालों से मैं आपकी शानदार साइकोलॉजिकल स्टडीज को बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहा हूं, और मैं आपकी काबिल कलम के लिए एक थीम सुझाने की आजादी लेता हूं।
मुझे अभी यहाँ एक लाइब्रेरी में लगभग 1 साल पहले का एक अखबार मिला है जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर की हैक में रहस्यमयी मौत का ब्यौरा है। फिर डिटेल्स आईं, जैसा कि मैंने पहले ही डिटेल में बताया है, और पोस्टमार्टम रिवेंज की वही थीम जिसे मैंने फैक्ट्स के आधार पर इस सेटिंग में अपनाया है। कुछ लोग मेरे रिपोर्टर के सुझाव और मेरी प्राइवेट और एक्सक्लूसिव जानकारी के बीच के इत्तेफाक को बहुत ही कमाल की बात मान सकते हैं, लेकिन दुनिया में शायद और भी कमाल की चीजें हैं, और उनमें से किसी पर भी अब मुझे हैरानी नहीं होती। इससे भी ज्यादा कमाल की बात उनका यह सुझाव है कि डायनामाइट धमाके में एक कुत्ते या 1/4 बीफ का इस्तेमाल सुसाइड करने वाले आदमी के तौर पर किया जा सकता था। शॉर्ट में, हो सकता है कि उस आदमी ने खुद को बिल्कुल भी न मारा हो, बल्कि उसने ऐसी घटना का अंदाजा लगाकर उस जिंदा आदमी द्वारा हत्या को और असरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया हो, जिसने आत्मा का रूप धारण किया था। लेटर में एक स्पिरिट मीडियम के साथ अरेंजमेंट का भी सुझाव दिया गया था, और मैं इसे भी एक अजीब बात मानता हूँ। इस लेटर का बताया गया मकसद मेरी एक और साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए मटेरियल का सुझाव देना था, लेकिन मेरा मानना है कि यह पूरा मामला इतना गंभीर है कि इसे हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बताया जा सकता। और अगर फैक्ट्स और इत्तेफाक दूसरों को मुझसे ज्यादा हैरान करने वाले साबित होते हैं, तो मेरी समझ से बेहतर कोई भी सॉल्यूशन बताकर इंसानियत की तारीफ के काबिल सेवा की जा सकती है। अब मैं बस एक ही खुलासा करने को तैयार हूं कि मेरे रिपोर्टर ने खुद को क्रामटार्क नाम दिया है। सुनने में अजीब सा नाम, लेकिन जहां तक मुझे पता है, स्वीडन में यह इज्जतदार हो सकता है। और फिर भी इस नाम में कुछ ऐसा है जो मुझे लगातार परेशान करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अजीब सपना जिसे हम जानते हैं कि हमने देखा है, और फिर भी जिसे याद रखना नामुमकिन है।